तो गाइस कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन माय चैनल हमारा झारखंड। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम खोटा का ही आप लोग को मैंने एक पथिया डोंगल महुआ स्टार्ट कर दिया था, तो उसी का आज हम पहला कविता देखेंगे। पहला नहीं, एक्चुअली कविता का तो नंबरिंग में 9th कविता है। तो हम एक पथिया डोंगल महुआ में जो 10 कविता है उसमें से एक कविता को देखने वाले हैं। इसका नाम क्या है? देसे के जुआन। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोग झारखंड में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, एक्साइज हो, या पीएससी, म्यूनसिपालिटी, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। आप चाहो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो हमारा झारखंड। पहले इसे स्वेबी क्लासेस के नाम से भी जाना जाता था, इसका नाम बदल के बाद में हमारा झारखंड रख दिया। कोई इंक्वायरी के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हो। हमारे पास सारे के सारे कोर्स उपलब्ध है झारखंड के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो आप उसके लिए जुड़ सकते हो। हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ठीक है, और आप लोग सब हमारा झारखंड टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्री कंटेंट आपको मिलते हैं। जो यूट्यूब पे आपको फ्री वीडियोस मिलते हैं उसके पीडीएफ हम वहीं देते हैं। तो हमारा झारखंड जो है ये टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाइए आप लोग। और ये हमारे ऐप का प्रीफेस है, एंड दिस इज मी। मैं अभी आप लोग को क्या पढ़ा रहा हूँ? तो खोटा पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी एक पथिया डोंगल महुआ का कविता आज पढ़ाने वाले हैं हम आपको। तो जो लोग भी खोटा कोर्स नहीं लिए हो, जो सीजीएल में खोटा सब्जेक्ट ऑप्ट किए हो और बहुत आसानी से तैयारी करना चाहते हो और चाहते हो कि इसमें बहुत अच्छा मार्क्स आए, तो आप हमारे कोर्स से जुड़ जाओ। इसका प्राइस क्या है? 1450 है। और जो ओल्ड स्टूडेंट है उसके लिए प्राइस 1000 है। इसके साथ ही साथ पेपर 1 और 3 भी पूरा उपलब्ध है। जो लोग खोटा को ऑप्ट किए हो वो खोटा इस कोर्स में जुड़कर पेपर 1+3 इन दोनों में जुड़कर इसमें हमने टेस्ट सीरीज भी दे रखा है। तो अगर आप ये दोनों कोर्स लेते हो तो आपकी पूरी की पूरी सीजीएल की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाएगी। यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बाइलिंगुअल कोर्स मिलने वाला है। तो आप जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी चिंता नहीं करें। इसका प्राइस क्या है? 3999 है। तो आप जल्दी जल्दी इनरोल करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। तो देखिए, हम कविताएं स्टार्ट किए थे जिसमें कि एक पथिया डोंगल महुआ, ये जो कविता की पुस्तक है इसको हम पढ़ रहे थे, जिसका संकलनकर्ता या संपादक कौन थे? तो संतोष कुमार महतो थे। कौन थे? संतोष कुमार महतो जी थे। तो आइए हम देखते हैं आज का एक कविता, जिसका नाम क्या है? तो देखो, हम ये 10 कविताएं पढ़नी है। इसमें से हम आप लोग के लिए आज जो कविता लेके आए हैं उसका नाम क्या है? देसे के जुआन, मतलब देश का जवान। ठीक है, और ये जो कविता है इसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार। तो आइए हम इस कविता को समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़िए। मैं जितना दे रहा हूँ उतना में आपका सीजीएल उल्टा आराम से निकलेगा और बहुत जल्दी कोर्स भी खत्म होगा आपका। अब देखो, ये जो देसे के जुआन है, शीर्षक को समझते हैं। शीर्षक का मतलब क्या है? देसे के जुआन, तो इसका मतलब क्या हुआ? देश का जुआन। देश का जुआन मतलब जवान। तो ये जवान बोला गया, किसको बोला गया? सारे जवान। ये जो जवान लिखा गया है किसके लिए लिखा गया है? तो यहाँ के सैनिकों के लिए लिखा गया है। इसके लिए सोल्जर्स के लिए लिखा गया है, जिसको कि आप सैनिक भी बोलते हो। ठीक है, तो जो लोग आर्मी में, फौज में, ये जो सैनिक काम करते हैं, जो हमारे जवान सेना में भर्ती होकर लड़ते हैं देश के लिए, इनके लिए संबोधन है देशे के जुआन। तो जवान जब आप संबोधित कर रहे हो तो किसको बोल रहे हो? सारे सैनिक को बोल रहे हो, फौज में जो काम करते हैं उन लोगों को बोल रहे हो। अब देशे के जवान, तो देशेक मतलब देश का जवान। कौन सा यहाँ कारक विभक्ति देखने को मिल रही है आपको? तो संबंध कारक विभक्ति। तो कौन सा कारक विभक्ति आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे? कौन सा है? तो संबंध कारक विभक्ति आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, ओके। अब देखो, ये जो देशे के जुआन, ये जो कविता है किस किताब, किस पुस्तक की है? तो एक पथिया डोंगल महुआ। इसके संकलनकर्ता या संपादक कर्ता कौन है? तो संतोष कुमार महतो। उनके बारे में हमने चर्चा कर रखी थी। अब ये जो आपको जैसे पता है कि एक पथिया डोंगल महुआ में 10 कविताएं हैं, तो उसमें से जो एक कविता देशे के जुआन जो हम पढ़ने वाले हैं, उसके रचयिता कौन है? इस कविता को पर्टिकुलरली किसने लिखा है? तो श्री विनोद कुमार ने लिखा है। किसने लिखा है? श्री विनोद कुमार ने लिखा है। तो देशे के जुआन किसके द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार जी के द्वारा। संकलन किसके द्वारा किया गया है? संपादन किसके द्वारा किया गया है? तो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा किया गया। और किस पुस्तक में? एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ का मैंने आपको बता दिया था। इसका मतलब एक किताब जो कविताओं से चुनी गई है वह भरी हुई है, चुनी हुई कविताओं से जो भरी हुई किताब है, उसी का नाम है आपका एक पथिया डोंगल महुआ। शाब्दिक अर्थ पथिया का मतलब टोकरी होता है, मैंने बता रखा था आपको। और महुआ आपको पता है एक तरह का फल है जिससे शराब वराब बनता है झारखंड में। और डोंगल, तो डोंगे का मतलब क्या होता है? चुनना, चुनना। ठीक है,
एक टोकरी महुआ चुनना कहने का मतलब हो गया एक किताब जो चुनी हुई कविताओं से भरी हुई है, जो अलग-अलग कवियों के द्वारा लिखी गई है। तो अब देसी की जुबान में देखिए आपको कुछ शब्दार्थ मिलेंगे। देखो मैं हमेशा जो कंटेंट बना रहा हूँ, वो इस तरह से बना रहा हूँ कि आपको पढ़ने में आसानी हो। पहले आपको शब्दार्थ मिल जाए, शीर्षक समझ में आ जाए, उसके बाद हिंदी अनुवाद के साथ आपको वो कंटेंट मिल सके। आमतौर पे देखो जल्दी-जल्दी वीडियो दे देना यूट्यूब पे कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि सर आप वीडियो लेट दे रहे थे, लेट दे रहे हैं। देखो अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करने में थोड़ा वक़्त लगता है। आम तौर पे मुझे हिंदी रूपांतरण करके देना पड़ता है। सिर्फ़ पढ़ा देना किताब खोल के उससे आपको कितना चीज़ समझ में आएगा। वीडियो आप ऐसा देखो कि एक बार देखे आपके दिमाग में वो चीज़ें प्रिंट हो जानी चाहिए और हमेशा के लिए आप उसको रख सको दिमाग में। तो अच्छा कंटेंट बनाने में थोड़ा वक़्त तो लगता ही है क्योंकि खोटा लिखवाना फिर उसको टाइप करवाना, हिंदी में देना आपके लिए, शब्दार्थ करना और उसके बाद इमेज को अटैच करना। तो इट्स लाइक ए ह्यूज टास्क आपको ऐसे देखने में लग रहा है और ये प्रेज़ेंटेशन को लाने में भी काफ़ी वक़्त लगता है। तो आप आराम से पढ़ो, वी हैव इनफ टाइम, काफ़ी वक़्त है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से ज़्यादा आपका खोटा का सिलेबस जाएगा भी नहीं। 10 अगस्त से पहले हम सब कुछ खत्म कर देंगे, फिर 1 डेढ़ महीने का जो समय होगा, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं। तो शब्दार्थ इस कविता में जो मिलने वाले हैं, वो है पहला जुगुत। जुगुत मतलब क्या होता है? उपाय, उपाय सोचना। ईखन का मतलब होता है ई समय। लहूक जो शब्द है मतलब लहू का मतलब खून का। सभे के नज़र, तो सबका नज़र या सबकी उम्मीद, इस कविता से जुड़ा हुआ मैं बता रहा हूँ शब्दार्थ का मतलब क्या निकलेगा। कांद है, ठीक है, मतलब रोना, कांदना, रोना। लूट लेना मतलब लूट लेना या लूटना। चाइरो बांट ले, चाइरो बांट ले कहने का मतलब तो नहीं बोलते कि चारों ओर से, सभी तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से। बाँच तो मतलब बचेगा। तो ये कुछ शब्द आएंगे जिसका अर्थ आप लोग को जान लेना चाहिए ताकि कविता पढ़ते वक्त आपको दिक्कत ना हो। अब चलिए हम कविता पे चलते हैं। देखो कविता क्या बोल रहा है। कविता बोल रहा है कि तोय जुआन देसे के सान, तोय सफल देसे के मान, देसे के लेल माटी खातिर करई तोय लहू के दान। देखो बहुत अच्छा लिखा गया। ये कविता पहले लिखा किसके लिए गया है? तो ये कविता लिखा गया है उन देश के वीर सैनिकों के लिए, उन जवानों के लिए जो आर्मी में, फौज में देश की रक्षा के लिए चौबीसों घंटे तत्पर तैयार रहते हैं, जो अपना खून तक, खून कहने का मतलब कि अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं और जान देते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश की, इस माटी की, ये हमारे धरती माँ की रक्षा हो सके, हम लोग जो निवासी रहते हैं उस देश में वो सही से चैन से रह सके, कोई बाहर का शत्रु, कोई बाहर का विदेशी ताकत हमें झुका न सके, फिर से गुलाम न बना सके, हमारे देश की मिट्टी को लूट न सके, देश की आन बान शान पे कोई आंच ना आए, इसके लिए हर जवान आर्मी में, सेना में, फौज में भर्ती होकर अपना कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्म को करता है। तो ये उन जवानों के लिए लिखी हुई कविता है जो विनोद कुमार ने लिखी है। ठीक है? तो देखो लिख क्या रहे हैं कवि कि तोय जुआन देसे के सान, की आप जो जवान हैं, देखो यहाँ जवान का संबोधन करने का मतलब उन सभी लोगों से है जो आर्मी में, फौज में, सेना में काम करते हैं। ठीक है? तो ये एक तरह का संबोधन है उन सभी के लिए। तो कवि लिखते हैं कि तोय जुआन देसे के सान, की आप जो जवान हैं, जो सैनिक लोग हैं, आप जो सैनिक लोग हैं वो क्या है? वो देसे के सान, देश की शान है। शान समझते हो ना, आन बान शान, तो वो वाला शान। ठीक है कि आप सब सैनिक इस देश की शान है। तो इस सफल देशे के मान, अगर देश को सफलता प्राप्त होती है ना तो आप ही उसका मान है। आमतौर पर देखो ये सफल ना होकर अगर ये सकल होता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि तोय सकल देशे के मान अगर मैं बोलता तो तोय सकल देशे के मान मतलब आप पूरे देश का मान है, आप पे पूरे देश को गर्व है। लेकिन मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, पर फिर भी दोनों का अर्थ आप समझ सकते हो। अगर मैं बोलूं कि तोय सकल देशे के मान मतलब आप जो, पहला लाइन देखना कि तोय जुआन देशे के शान, की आप जो सैनिक हैं वो देश की शान है। और अगर मैं लेता हूं तोय सकल देशे के मान और आप पूरे देश का मान है, पूरे देश को आप पर गर्व है। सकल मतलब पूरा, तो पूरा देश के अगर हम ले सकते हैं सकल, तो तोय सकल देशे के मान, की आपका, आप पर, आप सैनिकों पर पूरा देश को मान है, पूरा देश को गर्व है। ठीक है? लेकिन अगर हम तो सफल लेते हैं तो हर देश की सफलता जो होती है ना वो किस पे? इन सैनिकों पर निर्भर है, क्योंकि यही इसकी रक्षा करते हैं। तो देश की सफलता में भी किसको मान या किसको गर्व महसूस होगा? तो वो सैनिकों के द्वारा ही किया जाएगा। आखिर देश की सफलता में सैनिकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, देश को अग्रण ले आने में, अग्रसर करने में सैनिकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इस बात पे गर्व करने वाली बात है। ठीक है? दोनों का मीनिंग आप समझ सकते हो। मुझे लगता है प्रिंटिंग एरर है, यहाँ सकल होना चाहिए। आगे देखते हैं। देशे के लेल माटी खातिर करे तो लहू के दान। देशे के लेल माटी खातिर मतलब देश के लिए या देश की माटी के लिए आप अपने लहू का दान करते हो, मतलब आप अपनी जिंदगी को निछावर करते हो,
आप देश के लिए, देश की मिट्टी की रक्षा के लिए, हमारे धरती माँ के लिए आप क्या करते हो? अपना जीवन का बलिदान भी करने से पीछे नहीं हटते हो। ठीक है? तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? चारों स्टेंजा को अब हम समाप्त करें, ध्यान देखना कि आप जो सैनिक हैं वो देश की शान है। आपको आप जो है, सकल को लेता हूं मैं, ठीक है? आपको पूरा देश जो है उसके लिए क्या है? आप पूरे देश का मान है, आप पे पूरे देश को गर्व है। मान क्या होता है? गर्व होता है ना। तो पूरा देश को आप पर गर्व है। देशे के लिए माटी खातिर, कि इस देश की मिट्टी के लिए करई तो लहू की दान, आप अपने लहू का दान करते हो। लहू मतलब क्या हो गया? खून। क्या हो गया? ब्लड, खून। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हो गया कि आप सब देश की रक्षा खातिर, देश की मिट्टी की रक्षा खातिर अपने प्राणों की आहुति भी देते हो, अपना जान भी देते हो, अपनी खून को बहाते हो। ठीक है? ये जो है गीत सैनिकों की प्रशंसा में लिखी गई है, बड़ा प्यारा ही लिखा है। आगे देख सकते हो आप लोग। आगे कवि लिखते हैं कि सभी के नजर तोड़ देन, भाप जुगुत ईखन, माय माटी बेहाल हत, छुआ हिया कांदा हत। सभी के नजर तोड़ देन, भाई सबका नजर जो है ना आपकी तरफ है। सबका नजर कहने का मतलब भाई सबकी उम्मीद आपकी तरफ है। भाई देश की रक्षा तो सैनिक ही करता है, तो भाई पूरे देश का नजर आपके तरफ है। तो यहाँ सभी का नजर कहने का मतलब सबका नजर या फिर सबकी उम्मीद, सबकी उम्मीद किसके तरफ है? तो सैनिकों की तरफ है। भाव जुगुती खन, इस समय आपको सोच विचार करना होगा। देखो, भावना, सोचना, ठीक है। और जुग जुग मतलब क्या होता है? उपाय। तो इस समय आपको कोई उपाय सोचना होगा। ईखन मतलब इस समय, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। इस समय जब कविता लिखी गई हो कि उस समय का वो प्रेजेंट टाइम होगा, तो समझना आप लोग इस बात को। ईखन मतलब इस समय आपको कोई उपाय सोचना होगा। माए माटी बेहाल है, क्योंकि हमारे देश की मिट्टी, हमारी धरती, हमारा देश जो बेहाल है, परेशान है। छुआ यहाँ कांदा, यहाँ पे छुआ बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। ये पूरा स्टेंजा में क्या आपको मीनिंग निकल के आ रहा है? मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि कवि जो आवाहन कर रहे हैं, किसको? हम सभी लोग को। साथ ही साथ सैनिकों को बता रहे हैं आह्वान करके कि पूरा देश का नजर किस तरफ है? सैनिकों की तरफ है। ये आह्वान कहीं ना कहीं किसके लिए किया जा रहा है? किसको बता किया जा रहा है? सैनिकों के लिए बता किया जा रहा है कि आप जो सैनिक है, हमारे देश के शान है। हर सफल देश में या पूरे देश को आपके ऊपर मान या गर्व है। ठीक है? आप लोग इस देश की मिट्टी के लिए, रक्षा के लिए अपना खून तक देते हो, बलिदान तक देते हो। साथ ही साथ बोला जा रहा है, सैनिकों को बोला जा रहा है कवि के द्वारा कि सबका नजर, सबकी उम्मीद आप ही की तरफ है। यह सबकी उम्मीद ही आप हो। आपको इस समय कोई उपाय सोचना होगा। जुगत मतलब क्या होता है? उपाय सोचना होगा, क्योंकि देश की स्थिति जो है, हमारे देश की मिट्टी, जो धरती माँ है, वो उसकी स्थिति क्या है? बेहाल है। बेहाल मतलब परेशान नहीं कहते हैं, हाल बेहाल हो गया। क्योंकि यहाँ बच्चे बच्चे रो रहे हैं सब। देखो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, कवि कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो चीजें घटित हो रही है उससे चिंतित है। या सिर्फ देश के अंदर की चीजें, जो अंतर की चीजें, सिर्फ उसी की बात नहीं है। बाह्य बल भी जो है, जो बाहरी शक्तियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं हर हर देश दूसरे देश से होड़ में लगा हुआ है। तो कवि फिलहाल अभी अंदर की समस्याओं की बात कर रहे हैं कि हमारा देश परेशान है, यहाँ सब बच्चे रो रहे हैं। देखो, हर देश की अपनी समस्याएं होती है। जैसे हमारे देश में भी देखो, इतने विभिन्न विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग, समुदाय के लोग रहते हैं कि आपस में हमारा क्लेश है। धर्म धर्म को लेकर विवाद है, जाति का विवाद है, खान पान का विवाद है, बोली चाली का विवाद है, भाषा में विवाद है। हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ठीक है? साथ ही साथ क्या है कि बाहरी शक्तियां भी, बाहर के जो दूसरे देश है, सब में कंपटीशन लगा हुआ है, सुपरमेशी का, सुपर पावर का। तो कहीं ना कहीं सभी चीजों को लेकर आप देखो कि जैसे इस कविता को हम आगे लेके बढ़ेंगे तो चर्चा की गई है सबकी, क्योंकि कविता बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। उसके पीछे का भाव आपको समझना बहुत जरूरी है। तो भाव में यहाँ पे अभी आप समझो कि अभी अंदर की स्थिति की बात कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे बच्चे रो रहे हैं हमारे देश में, हमारे देश की स्थिति ठीक नहीं है। और सैनिकों, आप ही सबसे उम्मीद है। सबकी उम्मीद किसकी तरफ है? आपकी तरफ है। तो आपको कोई उपाय सोचना होगा, ठीक है, जिससे हम इस चीज से अपने देश को बाहर निकाल सके। आगे लिख रहा है कि माटी के सपूते के भाई, विकासे के लिए देह के साई। यही देखो, यही बात, इसीलिए मैंने बोला था धर्म संप्रदाय के नाम पे झगड़ा जो है, हमारे देश के अंदर जो आंतरिक विवाद है हम सब लोगों में। क्योंकि भाई यहाँ तो अलग भाषा, समुदाय, धर्म, प्रांत, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। अब ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है इंडिया में, ये अच्छी भी है, बुरी भी है। बुरी इसलिए, बुरी कब हो जाती है? जब हम आपस में लड़ना शुरू करते हैं। वो हिंदू है, मुसलमान है, हम उसके घर नहीं जाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, उसका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। क्रिश्चियन का अलग कहानी है, सिख का अलग कहानी है, ईसाई का अलग कहानी है, जैन अलग, बुद्ध अलग। तो सबका आपस में देखो, अगर आप
देश को बचा के रखना चाहते हो तो सबको एक साथ रहना होगा। आगे देखना यही बात कविता में बोली गई है कि माटी के सपूते के भाई, कि भाई जो इस माटी में जन्मे हैं, मतलब जो भारत देश में जन्मे हैं, सभी क्या है, आपस में एक भाई हैं। माटी के सपूत, माटी में पैदा हुआ सपूत जो है, तो माटी में, इसी माटी में हम सबने जन्मा है, तो हम सब क्या है, एक भाई के जैसे हैं। विकास के लेल देह के साई, कहने का मतलब विकास के लिए आपको एक साथ होना होगा, एक साथ मिलकर ही विकास संभव है। अकेला चना, कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। तो अगर आपको विकास करना है तो एक साथ मिलना पड़ेगा। कूटी चाइले फूट पर ले, माटी के टोना टुकड़ा कर ले। कूटी चाइले फूट पड़ ले, अगर आप कूट चाल के चक्कर में पड़ गए तो क्या होगा, हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आपको पता है कि अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो वो रूल करने नहीं आए थे, गुलाम, हमें गुलाम बनाने नहीं आए थे, वो तो बिजनेस करने आए थे। लेकिन वो जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ के लोगों में आपस में पटता ही नहीं है, तो उन्हें फूट डालो, राज करो की राजनीति करी। सेम चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं कविता में कवि, कि कूट ही चाइले फूट पर ले, माटी का टोना टुकड़ा कर ले। कि अगर आप उन षड्यंत्रकारियों के चक्कर में पड़ गए जो कूट चाल चलते हैं, मतलब ऐसी चाल जिसमें कि आप फंस के रह जाओगे। जैसे कि आपको पता होगा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था ना, महाभारत में पता था ना। सेम कहानी है कि अगर आप षड्यंत्रकारी जो है, वो बाहरी ताकत जो है, जो हमारे देश के अंदर से भी ऑपरेट हो रहे हैं, जो हमारे देश के अंदर कूट चाल चल रहा है, अगर आप उन सब के चक्कर में फंस के आपस में लड़ाई झगड़ा कर लोगे, एकता नहीं बना कर रखोगे, विकास के लिए साथ खड़े नहीं होगे, तो क्या होगा, माटी के टोना टुकड़ा कर ले। कि भाई हमारा जो देश की मिट्टी है, कहने का मतलब हमारा देश जो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। ई चोइले भात नखो, दुश्मने माटी लूट ले तो। ई चोइले भात नखो, कहने का मतलब कि ये बात अच्छी नहीं है कि हम में आपस में एकजुटता नहीं है, हमारे में क्या है, यूनिटी नहीं है। ई चोइले भात नखो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अच्छी बात नहीं है। यदि हम लोग मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो जो दुश्मन है हमारा, वो क्या कर लेगा, दुश्मन है माटी लूट ले तो। माटी लूट ले तो कहने का मतलब यहाँ माटी किसका संबोधन है, देश का संबोधन है, हमारे धरती माँ का संबोधन है कि अगर हम लोग मिलके जुल के एक साथ नहीं रहे, लड़ते झगड़ते रहे, तो विकास तो नहीं होगा। और हम कूट चाल में पड़ के अपने देश का टुकड़ा टुकड़ा कर लेंगे, और जो षड्यंत्रकारी है, जो बाहरी ताकतें हैं, वो हमें क्या कर लेंगे, हमारे देश को लूट लेंगी। आपको पता है भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, कितना आक्रमण हुआ भारत पे, कितना लूटपाट मचा, वरना हम तो सुपर पावर शुरू से थे, ठीक है। लेकिन आज नहीं है, क्यों, क्योंकि हम में आपस में एकता थी ही नहीं। आजकल आप देखोगे, जब इतिहास पढ़ोगे तो आप देखोगे कोई राजपूत में एकता नहीं था। सब राजा अपना अपना स्टेट बचाने के चक्कर में रहा, देश की एकता की बात आई नहीं। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको कि आयरन मैन, लौह पुरुष कहा गया था, जिन्होंने यूनिटी, सबको जोड़ने का काम किया। अदरवाइज हर राजा अपने राज बचाने के लिए, कभी मुगल शासक से मिल गया, कभी अंग्रेज से मिल गया, उसको तो बस अपनी सत्ता दिख रही थी, यूनिटी था ही नहीं। अगर अगर भारत देश में यूनिटी होती ना आपस में, तो कोई अंग्रेज, कोई बाहर के आक्रमण ताकत जो है, आक्रमणकारी जो, चाहे वो तुर्क हो चाहे अफगान हो, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो हमें यूनिटी रखनी है, ठीक है। आगे लिखा है कि चाइरो बाटले जूठ हवा, देशे के खातिर एक गूठ हवा, बाँचतो तबे माटी माए, नाय तो करबे खाए खाए। देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ कवि, कि आपस में तुम्हें नहीं लड़ना है। अगर आप लड़ोगे और आपस में एकजुट होकर नहीं रहोगे तो क्या होगा कि दुश्मन तो हमारे देश को लूट लेगा। साथ ही साथ बोल रहे हैं कि चाइरो बाटले जूठ हवा, चारों तरफ से, सभी तरफ से लोगों को इकट्ठा होना होगा। चाइरो बाटे मतलब चारों तरफ से, चाइरो बाटो जूठ हो, जूठ हवा मतलब जूटना होगा, जूटना होगा, इकट्ठा होना होगा, ठीक है, इकट्ठा होना होगा। कि चाइरो बाटले जूठ हवा, देशे के खातिर एक गुट हवा, कि भाई अगर हमें अपने देश को बचाना है तो चारों तरफ से लोगों को इकट्ठा होना होगा, और देशे के खातिर मतलब देश की खातिर एक गुट हवा, मतलब कि एक गुट में रहना होगा। एक गुट मतलब एक समूह में रहना होगा। एक समूह कहने का मतलब एक विचारधारा में रहना होगा। विचारधारा क्या होनी चाहिए कि हम सब आपस में भाई हैं, अगर देश का विकास करना है तो हम सबको मिलकर ही करना है। वैसे भी अब देखो ना, एक उंगली कमजोर है, अगर मैंने इसे मुट्ठी बना दिया तो ये मुट्ठी स्ट्रांग होता है कि नहीं है। तो आप अकेले चलोगे तो विकास के रास्ते पर नहीं चल पाओगे, लेकिन अगर आप मुट्ठी बन जाओगे, एक गुट, एक समूह में रहोगे, तो आप में ताकत बढ़ जाएगी, ठीक है। वही आगे लिख रहे हैं कि देश के खातिर एक गुट हुआ, कि चारों तरफ से सारे लोग मिल जाओ और देश की खातिर एक एक गुट में रहो, एक समूह में रहो, मतलब एक विचारधारा में रहो। भाईचारा का जो विचारधारा, उससे जुड़े रहो, तभी विकास हो पाएगा। आगे लिखते हैं, वास्तव तबे माटी माए, नाय तो कर खाए खाए। अगर आप एक साथ एकजुट होकर एक गुट में नहीं रहे, आपकी विचारधारा, आपकी सोच अगर ये बटी रही, आप धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहोगे, तो क्या होगा, पांच तो तबे माटी माए। अगर एक गुट में रहे तब तो बटेगा,
तब तो बचेगा, सॉरी बटेगा नहीं, बचेगा, तब तो हमारा देश बच पाएगा, हमारी मिट्टी बच पाएगी, हमारी धरती माँ को हम बचा पाएंगे। ना तो कर पे खाएगा, नहीं नहीं तो आप क्या होगा, खाए खाए करने का मतलब क्या होगा कि आप परेशान हो जाओगे, फिर से कोई आपको गुलाम बना लेगा, फिर से आपको किसी का अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर के लोग आपके देश को लूट खसोट लेंगे। ठीक है, फिर आपको वही गरीबी, वही भुखमरी की जिंदगी जीनी होगी। तो हमें देश को विकास के पथ पे ले आने के लिए क्या करना होगा, एकजुटता लानी होगी, सबको एकजुट करके मिलके एक गुट में रहना होगा, तभी हम आगे विकास के रास्ते पर अग्रसर हो पाएंगे। फिर वही पहला स्टेंजा का रिपीटेशन है कि तो जवान देशे के शान, कि आप जो जवान सैनिक हैं वो देश की शान है, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है, मान है, और देशे के लिए माटी खातिर, देश की मिट्टी के लिए आप सब देते अपना जान है, आप लोग सब अपना खून का एक एक कतरा बहा देते हो, अपने देश के लिए बलिदान देते हो और इस देश को सुरक्षित रखते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो कविता थी वो देश के जवानों के लिए, उन सैनिकों के लिए, फौज में भर्ती उन सब आर्मी के लोगों के लिए एक तरह का क्या कहते हैं प्रशंसा का काम किया हुआ है। साथ ही साथ उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाई गई है कि आपको भी रक्षा करना है, और साथ ही साथ हम लोगों से भी कवि ने आह्वान किया है कि हमें मिलजुल के एकजुट होकर रहना चाहिए। इसीलिए देखो आप लोग को अभी कोई भी कविता पढ़ते हो और कोई भी कहानी या लेख पढ़ते हो तो एक बात समझना, देखो यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है, यूनिटी है स्ट्रेंथ। आपको कभी भी, आप एजुकेशन क्यों ले रहे हो, सही चीजों को सीखने के लिए, तो आपको कभी भी धर्म, जाति, समुदाय, इन सब चीजों पर नहीं पढ़ना है, नहीं लड़ना है। देखो सबसे बड़ा जो धर्म होता है दुनिया में किसका होता है, इंसानियत का होता है, टू बी ए गुड ह्यूमन बींग। वैसे भी कहा गया ना कि एक बड़ी अच्छी कहावत है कि इफ मनी इज लॉस नथिंग लॉस, इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग लॉस, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। कि अगर पैसा गया आपकी जिंदगी से या आपने खो दिया तो कुछ नहीं गया, फिर कमा लोगे। अगर हेल्थ चला गया, हेल्थ इज लॉस, अगर आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया तो चलो कुछ तो आपका नुकसान हुआ है, क्योंकि स्वास्थ्य भी एक धन है, अब बहुत बड़ा। पैसा गया कोई गम नहीं, अगर स्वास्थ्य थोड़ी खराब हो गई तो भाई थोड़ी दुख की बात है, लेकिन कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर आपका चला गया ना, तो ए मैन इज नोन बाय हिज कैरेक्टर। तो हमें एजुकेशन जो हम सीख रहे हैं उससे हमें क्या कैरेक्टर बनाना है, एक ऐसा कैरेक्टर बनाना है जो कि हमें इंसानियत का पाठ पढ़ा सके। हम आपस में कभी भेदभाव ना करें, लड़े नहीं, ठीक है, दहेज प्रथा इन सब चीज़ों से दूर रहें। कि हम शिक्षा ले रहे हैं तो हम इस चीज़ों को हमें समझना भी है, सिर्फ एजुकेटेड नहीं बनना है, शिक्षित बनना है। ठीक है, तो चलिए ये कविता यहीं पे समाप्त होता है। जितने भी कविता है सबके सब एमसीक्यूज भी आपको दिए जाएंगे, तो पहले हम खत्म करें, एक एक करके एमसीक्यूज भी अपलोड किया जा रहा है। चलिए फिर मिलते हैं।